हेलो स्टूडेंट, साइंस विषय के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो बच्चों, इससे पहले हमने धातुओं के सामान्य गुणों को देखा था और अधातुओं के सामान्य गुणों का हमने अध्ययन किया था। अब हम देख रहे हैं कि धातुओं को वायु में दहन करने पर उनमें क्या अभिक्रिया होती है, यानी धातुओं को जब हवा की उपस्थिति में या वायु में जलाया जाता है तो उनमें क्या अभिक्रिया होती है। तो बच्चों, ऐसी कुछ धातुएं हैं जो कि वायु में दहन करने पर से ज्वाला के साथ में जलती हैं और इनसे स्वचूर्ण प्राप्त होता है, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि वायु से क्रिया नहीं करती हैं, वायु में जिनका दहन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार की कुछ धातुओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो लगभग सभी धातुएं प्रायः सभी धातुएं जो होती हैं तो ऑक्सीजन के साथ में मिलके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। तो पहला हमने देखा है मैग्नीशियम धातु। तो मैग्नीशियम जिसका संकेत है Mg, तो 2Mg+O2 यानी मैग्नीशियम धातु को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम धातु मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनाती है और ये वायु में जल जाती है। ठीक है, और सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड प्रदान करती हैं, यानी जो धातु ऑक्सीजन में जलती है तो उसी धातु का संगत ऑक्साइड प्रदान करती हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के कॉपर ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसी तरह से उसी धातु के संगत ऑक्साइड बनाती हैं। आगे हम देख रहे हैं कॉपर। तो कॉपर को जब ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ में मिलके, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ में मिलके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण बनाता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था कि मैग्नीशियम सफ़ेद रंग का चूर्ण बनाता है और जो कॉपर होता है तो कॉपर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण बनाता है। तो इसी तरह है जब हम एल्यूमिनियम धातु, यहाँ Al धातु, जब हम एल्यूमिनियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, जब हम Al को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो एल्यूमिनियम धातु भी वायु से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है 2Al2O3। तो इस तरह से लगभग सभी धातुएं वायु की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके अपने ऑक्साइड प्रदान करती हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि अधिकांश धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलते नहीं हैं, ये जल में अघुलनशील रहते हैं। और लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है जिसका संकेत है Na2O, इसके आगे S लिखा हुआ है, S का मतलब है चूर्ण, और आगे है K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ये दोनों चूर्ण के रूप में लिए हैं, और जब इनके जल में घोला जाता है, यानी धातु के ऑक्साइडों को जब जल में घोला जाता है तो ये धातु के हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। तो वैसे तो अधिकांश ऑक्साइड जल में घुलते नहीं, अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनको जल में घोलने पर ये हाइड्रोक्साइड प्रदान करती हैं। तो इस तरह से जैसे हमने लिया है Na2O+H2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और इसी तरह से जब पोटेशियम ऑक्साइड की जल के साथ में क्रिया कराई जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रदान होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि प्रायः ऑक्सीजन के साथ जितनी भी धातुएं हैं, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक ही प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी सबकी ऑक्सीजन के साथ सहयोग करने की अभिक्रिया किसी की बहुत तेज़ होती है, किसी की कम होती है। ठीक है, तो सभी धातुएं अलग अलग धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाशीलता को दर्शाती हैं। जैसे पोटेशियम है और सोडियम है, ये धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर ही आग पकड़ लेती हैं, यानी सोडियम और पोटेशियम धातुएं
इतनी क्रियाशील होती हैं कि अगर इनको खुले में ही रख दिया जाए, यानी हवा की उपस्थिति में जब हम इनको रखते हैं तो ये रखते ये थोड़ी देर बाद ही आग पकड़ लेती हैं। तो इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक यानी अचानक आग लगने से रोकने के लिए इनको केरोसिन या मिट्टी के तेल में इन्हें डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो सामान्य ताप पर जैसे कि मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, जिंक है, लेड है जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम धातु शुरू में जो रहती है नई धातु तो बहुत चमकीली दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती जाती है, इसका ये समीकरण लिखा हुआ है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती जाती है वैसे वैसे इस पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसलिए धातुएं कुछ मटमैली दिखाई देती हैं हमको। तो ऑक्साइड की परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, यानी ऑक्साइड की जो परत जम जाती है तो इसके बाद धातुओं का पुनः ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। और गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन यानी आयरन धातु एक ऐसी धातु है जिसको हम गर्म करते हैं तो उसका दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे चूर्ण को डालते हैं, यानी जब हम बर्नर की तेज ज्वाला में आयरन के बारीक पाउडर को, लोहे चूर्ण यानी आयरन, तो आयरन के बारीक पाउडर को जब बर्नर की ज्वाला में डालते हैं तो क्या होता है कि वह तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है, और कॉपर का भी दहन नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर जब कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, कॉपर भी नहीं जलता है, लेकिन कॉपर को जब हम गर्म करते हैं तो इस पर कॉपर ऑक्साइड की कौन सी काले रंग की परत इस पर चढ़ जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सिल्वर यानी चांदी और सोना अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी चांदी धातु और सोना धातु ऐसी धातु है जो कि अधिक से अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन धातुएं ऑक्सीजन के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। अब हम देख रहे हैं कि धातुओं की जल के साथ में क्या अभिक्रिया होती है। धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया, अभी हमने देखा था धातुओं के साथ वायु की अभिक्रिया, अब हम देख रहे हैं धातुओं के साथ में जल की अभिक्रिया। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्रियाकलाप करना है, तो वो क्रियाकलाप करने के लिए हमें कुछ धातुओं के टुकड़े लेना है, यानी नमूने लेना है, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, जिंक है, सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है। तो इनमें से जो धातु हमको आसानी से उपलब्ध हो जाए उनके हमें नमूने एकत्र करना है, यानी थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में हमें ये धातुएं एकत्र करना है। और हमको ये क्रियाकलाप जो करना है वो ये करना है कि ठंडे जल से आधे भरे बीकर में ये नमूने के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग डालना है। एक बीकर हमको पानी से आधा भर लेना है, पानी ठंडा होना चाहिए, और उसमें इन धातुओं के टुकड़ों को एक एक करके हम डालेंगे। पहले किसी एक धातु को डालेंगे, फिर वो निकाल के हमने दूसरी धातु को, या हम अलग अलग भाग भी बना सकते हैं। बहुत सारे बर्तनों में थोड़ा थोड़ा सा पानी हम लेके सभी धातुओं को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है कि बीकर में हमें आधे बीकर में जल लेना है और उसमें धातुओं के नमूनों को एक एक करके अलग अलग हमें डालना है। तो हमको ये देखना है कि कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, यानी पहले ठंडे पानी को लेना है, उसमें एक एक करके धातुओं को डालना है। फिर हमको ये देखना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया कर रही है। फिर हमको ये देखना है कि ठंडे पानी के साथ में अभिक्रिया जो धातु, जिस धातु ने जितनी तेज़ी से की उस धातु को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया जिस धातु ने सामान्य रूप में की उसको हम बीच में लिखेंगे, और जिस धातु ने अभिक्रिया नहीं की उसको हम जो कॉलम बनाएंगे उसमें सबसे नीचे लिखेंगे। यानी ठंडे पानी के साथ धातुओं की अभिक्रिया को हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम किस क्रम में लिखेंगे, इसको अवरोही क्रम में इसको
हम व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या कोई ऐसी धातु है जो कि जल के साथ में आग पकड़ लेती है। हमने जो धातुओं के नमूने लिए थे, जैसे हमने धातुओं के रूप में आपको बताया था, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है और सोडियम है। इन धातुओं को हमको लेना है तो ठंडे पानी में एक एक धातु को डाल के हमें उसकी अभिक्रिया को अत्यंत सावधानी पूर्वक देखना है और हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ में शीघ्रता से अभिक्रिया करती है और कौन सी धातु है जो बिल्कुल स्लो उसमें अभिक्रिया करती है, या ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ में बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसको हमको एक कॉलम बना के धातुओं को क्रम से व्यवस्थित कर देना है। फिर हमको ये देखना है कि क्या कोई ऐसी धातु है कि जो ठंडे जल में डालने से आग पकड़ लेती है। तो हमको ये क्रिया भी करके देखना है कि क्या कोई धातु ठंडे जल के साथ में आग पकड़ लेती है, या ऐसी कोई धातु है जो कि पानी में डालने पर थोड़ी देर बाद में वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। ठीक है, तो ऐसी धातुएं जो कि ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, उन्हें हमें ऐसे बीकरों में डालना है जो गर्म जल से आधे भरे हुए हों। ठीक है, अब ऐसी धातुएं जिन्होंने ठंडे पानी के साथ में कोई क्रिया नहीं की, तो उन धातुओं को हम अलग रखते जाते हैं और उनको हम फिर से क्रियाकलाप करते हैं। अब उनके साथ हम क्या करते हैं कि एक बीकर में हम गर्म पानी ले लेते हैं और फिर जिन धातुओं ने ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं की है, उन धातुओं को हम एक एक करके गर्म पानी के बीकर में हम डालते जाते हैं। तो जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, उनको हम अलग व्यवस्थित कर लेते हैं। वो धातुएं जिन्होंने ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं की और गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं की, तो उनको हम एक तरफ मतलब अलग कर लेते हैं। और भाप के साथ उनकी अभिक्रिया अब हम देखते हैं कि जो भाप है उसके साथ में इनकी अभिक्रिया, यानी गर्म पानी की जो भाप है उसमें हम इन धातुओं को एक चिमटे की सहायता से पकड़ के करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम देखते हैं क्या भाप में इन धातुओं ने कोई अभिक्रिया की क्या। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनने भाप में अभिक्रिया की, या ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनने ठंडे जल में भी अभिक्रिया नहीं की, गर्म जल में भी अभिक्रिया नहीं की, या पानी के जो गर्म पानी की जो भाप है उसमें भी अभिक्रिया इन्होंने नहीं की। तो इस तरह से ठंडे जल के साथ अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं और जिन्होंने गर्म जल के साथ अभिक्रिया की है उनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। और ऐसी कुछ धातुएं हैं जिन्होंने ना ठंडे जल के साथ क्रिया की है, ना गर्म जल के साथ, ना ही भाप के साथ, उनको एक हम अलग उसमें कॉलम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धातुएं प्रायः जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो ये धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। प्रायः धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती हैं और धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। अब धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं, यहाँ आप देख रहे हो धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं तो वो ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलकर धातु के हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं और जल में घुलकर धातु के हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि सभी धातुएं जल के साथ एक समान अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम Na और K, तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो कि ठंडे जल के साथ भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। और ये कैसी, इसमें तेज़ ऊष्मा निकलती है। जब सोडियम पोटेशियम को ठंडे पानी में डाला जाता है तो ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं और इस अभिक्रिया में बहुत तेज़ी से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि इसमें ऊष्मा निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम देखते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो क्या होती है कि तत्काल वो जलने लगती है। हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। तो इस तरह से बच्चों हमने धातुओं की जल के साथ में
अभिक्रिया देखी तो इसके लिए संकेत है 2K प्लस 2H2O। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस उसमें ऊर्जा, यानी जब अति ज्वलनशील धातुएं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम है, जब इनकी जल के साथ में क्रिया कराई जाती है तो ये बहुत तेज़ी से क्रिया करती हैं और इनसे क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, बहुत तीव्रता के साथ में ऊष्मा निकलती है और इनसे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस तुरंत ही आग पकड़ लेती है, यानी ये किस प्रकार की धातुएं हैं, ये अति ज्वलनशील या विस्फोटक धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि जल के साथ में कैल्शियम की अभिक्रिया, कैल्शियम धातु है, जल के साथ में अगर कैल्शियम धातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो वह सोडियम पोटेशियम की अपेक्षा धीमी होती है। ठीक है, तो यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के साथ में प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त तो नहीं होती है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी सूखे चूने का पाउडर या चूने का चूर्ण आपने दीपावली में अपने घरों में देखा होगा कि जब सूखा चूना आता है और हम पुताई के लिए उसको पानी में डाल देते हैं तो ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है और गर्म होकर उसमें तेज़ी से भाप निकलने लगती है और प्लस उसमें से गैस निकलने लगती है। लेकिन इसमें जो कैल्शियम की जो अभिक्रिया होती है जल के साथ में और उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है या जो ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित नहीं कर पाती, यानी सोडियम और पोटेशियम की अपेक्षा कम तीव्र इसमें से गैस निकलती है। तो इस तरह से बच्चों हमने सोडियम की, पोटेशियम की और कैल्शियम की जल के साथ में अभिक्रिया देखी। ठीक है, तो इन सारी अभिक्रियाओं को देखने पर हमने ये पाया कि सारी धातुएं जो हैं जल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, प्लस ऊष्मीय ऊर्जा निकालती हैं और ऊष्मीय ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि उससे हाइड्रोजन गैस तुरंत जलने लगती है। लेकिन कैल्शियम जो है चूने का पानी बनता है, कैल्शियम को पानी में घोलने पर तो उसमें इतनी ऊष्मा तो निकलती है लेकिन इतनी अधिक तीव्र नहीं होती कि उसमें से जो हाइड्रोजन गैस है, जल से जो हाइड्रोजन गैस निकली है तो वो प्रज्वलित हो जाए, यानी सोडियम और पोटेशियम की अपेक्षा कैल्शियम धातु जो है कम क्रियाशील है। तो इस तरह से हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट।